और हम देख रहे हैं इतिहास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? जो धन की निकासी हो रही थी इंग्लैंड के लिए, उसका स्पष्ट विवरण किसमें दिया है? तो इंग्लैंड्स डेब्ट्स टू इंडिया में दिया है। किसमें? इंग्लैंड्स डेब्ट्स टू इंडिया। ये भी पूछा जाता है कि ये इंग्लैंड्स डेब्ट्स टू इंडिया किसका वो है, लेख है? तो दादा भाई नौरोजी का। किसका है? दादा भाई नौरोजी का। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ये प्रत्येक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आरओ एआरओ हो, यूपी पीसीएस हो या फिर यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स प्रश्न चल रहे हैं जो आपके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह वक्तव्य किसका है? तो ये किसने कहा था? 1857 की क्रांति के लिए कहा था कि ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसका वक्तव्य है? आरसी मजूमदार का। किसने कहा था? ये आरसी मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, सैंधव व्यापार केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। सैंधव व्यापार केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच में कौन सा मध्यस्थ बंदरगाह था? तो दिलमुन। कौन सा बंदरगाह था? दिलमुन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बहरीन द्वीप दिलमुन के पुरास्थलों से प्राप्त सैंधव पुरावशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के व्यापारियों के मध्य होने वाले व्यापार में यहाँ के व्यापारी बिचौलियों का काम करते थे। कहाँ के? दिलमुन के। अगला है, राज्य के निर्वाचन से संबंधित स्रोत मिलते हैं। किस में मिलते हैं? तो ऋग्वेद में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं राज्य के निर्वाचन से संबंधित स्रोत? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में राजा पद प्रारंभ में वंशानुगत नहीं होता था, बाद में यह धीरे धीरे वंशानुगत हो गया। ठीक है, तो पहले वंशानुगत नहीं था लेकिन बाद में क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। हम्पी किससे संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर से संबंधित है। हम्पी विजयनगर की दूसरी राजधानी थी और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर बुक्की। तो 1336 में। कब की थी? 1336 में। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। कब? 1336 में। और सदी पूछ लेगा था 14वीं सदी में। किसमें? 14वीं में। 1336 ईस्वी में जब इस साम्राज्य या विजयनगर की स्थापना की गई, उस समय भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य स्थापित था। तो ये भी पूछ सकता है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राज तरंगिणी की रचना कब हुई थी? तो 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 14वीं। 7वां प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी। व्याख्या देखेंगे इसकी। महमूद गजनवी गजनी का शासक। 1000 से 1026 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी द्वारा सिंधु तथा गंगा नदी के मैदानों में करीब 16 बार आक्रमण किया गया। सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी द्वारा 1025 से 26 ईस्वी के मध्य आक्रमण किया गया। 1027 ईस्वी में भारत में जाटों पर उसका अंतिम आक्रमण था। कितना? 1027 में उसने अंतिम आक्रमण किया था। तो ये भी पूछा जाता है अंतिम आक्रमण कब किया था? तो 1027 में। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, फिरोज शाह तुगलक, उसने किसानों पर सिंचाई कर लगाया था। और पंडितों पर भी इसने, ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? जजिया कर। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों को हटा दिया था तथा शरीयत के अनुसार केवल 4 कर वसूल किए, जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज। तो ये करों के नाम याद रखने हैं। जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज, ये 4 कर थे जो उसने क्या किए थे? ये लगाए थे। बाकी 24 करों को हटा दिया था। कनिष्क की एक बड़े आकार की आकृति प्रतिमा किसके समीप से प्राप्त हुई है? तो कनिष्क की एक बड़े आकार की आकृति प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से। ठीक है, तो यूपी स्पेशल में ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, यूपी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
व्याख्या देखेंगे। इस प्रतिमा में कनिष्क को एक लंबा कोट तथा पैरों में पहने जाने वाले बड़े जूते के साथ अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके हाथों में एक तलवार भी प्रदर्शित की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका? मसाहत का। व्याख्या देखें। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को अलाउद्दीन ने प्रचलित किया था। किस प्रणाली को? मसाहत को। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हड़प्पीय मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है एक श्रृंगी बैल का। किसका? एक श्रृंग। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति है उसकी मोहरें। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मोहर लगभग 500 मोहनजोदड़ों से मिला है। अधिकांश मोहरें कहाँ से मिली हैं? 500 के करीब मोहनजोदड़ों से। अधिकांश मोहरें लघुलेखों के साथ साथ एक सिंगी, सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ खोदी गई हैं। किस किस की मिली हैं? एक सिंगी, सांड की, भैंस की, बाघ की, बकरी और हाथी की। हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। किसका? एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है, गाय नहीं मिली है। गाय अक्सर विकल्प में दे के पूछ लेता है। ठीक है, तो गाय नहीं मिली है। एक सिंगी सांड मिला है, भैंस मिली है, बाघ मिला है, बकरी और हाथी की आकृतियाँ मिली हैं। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवानी प्रिय कहलाता था? तो देवानी प्रिय कौन कहलाता था? दशरथ। देवानी प्रिय कौन कहलाता था? अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी? 1905 में। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब? 1905 में। व्याख्या देखेंगे। इंडिया होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में बीडी सावरकर, हरदयाल तथा मदन लाल धिंगरा थे। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। कलकत्ता अधिवेशन 1928 और अमृतसर अधिवेशन 1919, इन दो अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की है? मोतीलाल नेहरू ने। कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की है मोतीलाल नेहरू ने? 2 की। एक है अमृतसर अधिवेशन 1919 और दूसरा है कलकत्ता अधिवेशन 1928। ठीक। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। जो मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ वो 2-2, 4-4 मिनट की वीडियो हैं, उनमें मैंने ये सब कुछ करा चुका हूँ। ठीक है, शॉर्ट वीडियो हैं। मुक्ति दिवस कब मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, वह गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय, तृतीय कब कब हुए थे, सब कुछ है उसमें। तो आप शॉर्ट्स वीडियो को देख लिया करिए 1-2 बार। ठीक है। अगला प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। इसका मैं उत्तर ही बता दे रहा हूँ। अजितनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और विमलनाथ का कहाँ पे हुआ था? कामपिल्य में। शांतिनाथ का कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। और पार्श्वनाथ का कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में। ठीक है, तो ये जैन तीर्थंकर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ पर? यजुर्वेद में। पार्श्वनाथ कौन से हैं? 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका संबंध किससे है? वाराणसी से, काशी से। पार्श्वनाथ का संबंध किससे है? काशी से वाराणसी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। क्या है? पार्श्वनाथ का सर्प। अगला प्रश्न है 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी के अनुयायियों ने। किसने? गांधी जी के अनुयायियों ने। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी के अनुयायी कुंवर जी और कल्याण जी मेहता एवं वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था वल्लभ भाई पटेल। और कौन कौन है? कुंवर जी और कल्याण जी मेहता। ठीक है, कौन सा आंदोलन है? बारदौली आंदोलन 1928। बारदौली आंदोलन 1928। मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। माँ से मलेरिया, माँ से मोहनजोदड़ो, ऐसी ट्रिक से याद कर लो। मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। राक्षस तंगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिम शासकों की शक्ति का सामना किया? तो सदाशिव जो था उसने सामना किया था। किसने? सदाशिव ने। राक्षस तंगड़ी का युद्ध पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। व्याख्या देखेंगे। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर,
ऐसा इसमें 5 राज्य थे, उसमें बरार शामिल नहीं हुआ था। बरार शामिल नहीं हुआ था। बाकी 4 राज्य एक तरफ थे। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर की सम्मिलित सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया और 1565 को तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी इसे नाम दिया गया है। तालीकोटा का युद्ध हो या राक्षस तंगड़ी एक ही बात है। कब हुआ था? 1565 में। सदाशिव राव को पराजित किया। इन चारों राज्यों ने सम्मिलित होकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और किसे पराजित किया? सदाशिव राव को। किसे? सदाशिव राव को। रामराय सदाशिव राय का मंत्री था। ये भी पूछा जाता है रामराय किसका मंत्री था? तो सदाशिव राय का। विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? तो प्रथम विश्व धर्म संसद थी। कौन सी? प्रथम विश्व धर्म संसद थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि इसमें जैसे पूछा जाएगा विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? विवेकानंद जी ने। कब लिया था? 1893 में। कहाँ पर लिया था? शिकागो में। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम विश्व धर्म संसद 1893 में किसने भाग लिया था? तो विवेकानंद जी ने। तो ये याद रखना है। ठीक है। मैंने अपने मित्रों को बिना बहुत अधिक ताकतवर बनाए अपने शत्रु को अशक्त बना दिया है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। कब से? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मेरे आधुनिक इतिहास का जो भारत पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने करा दिया ये वाला टॉपिक। इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 युद्ध हुए थे। पहला जो हुआ है 1767 से 1769 के बीच में हुआ है। दूसरा हुआ है 1780 से 1784। तीसरा हुआ है 1790 से 1792 और चौथा हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये वाला जो कथन है वो किसके लिए है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय का कथन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्च 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि के पश्चात कानवालिस का कथन है। किसने कही थी ये बात? कानवालिस ने। ठीक है। और कब हुई थी ये? जब कोई युद्ध खत्म हुआ, जैसे 67 में हुई, 67 से 69 में, 1767 से 1769 में जब पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ तो संधि हुई थी। वैसे ही 92 में जब समाप्त हुआ तो संधि हुई। कौन सी संधि हुई है? श्रीरंगपट्टनम की। कौन सी संधि हुई है? श्रीरंगपट्टनम की। और कानवालिस का कथन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के सापेक्ष में। तो कानवालिस ने कहा था मित्रों को बिना बहुत अधिक ताकतवर बनाए अपने शत्रु को अशक्त बना दिया। ठीक। वैदिक काल में झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? तो वैदिक काल में झेलम नदी का क्या नाम था? बेतिस्ता था। क्या था? बेतिस्ता। तो ये नाम भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कुछ नदियों के नाम है, मैं शॉर्ट्स वीडियो में करा दूंगा एक बार में ही। वैदिक काल में चेनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी, रावी का परसुड़ी और सतलज का शतुद्री नदी था। ठीक है। 23 प्रश्न है कि होम रूल लीग 1 सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक ने जोसेफ बैप्टिस्टा की अध्यक्षता में होम रूल लीग का गठन किया। किसने? तिलक ने। तिलक की होम रूल लीग कार्यक्षेत्र क्या था इसका? तिलक वाली का महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा बरार था और शेष भारत में एनी बेसेंट की होम रूल सक्रिय थी। तो ये इनका तिलक जी का जो क्षेत्र है वो क्या है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश तथा बरार है। और तिलक जी और एनी बेसेंट ये दोनों ही होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी, होम रूल लीग से जुड़ी हुई थी। दूसरा है खिलाफत आंदोलन। तो यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। क्या था ये? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। इसका कारण प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्कों के प्रति किया गया व्यवहार था। 1910 के इस आंदोलन के नेता शौकत अली और मोहम्मद अली थे। कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 में इस आंदोलन को चलाया गया था। इसे दांडी यात्रा और नमक कानून का तोड़ना भी कहते हैं। इसमें गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था। और चौथा पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका 8 और 9 अगस्त 1942 में आरंभ हुआ था। यह अंतिम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था? अंतिम। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का। औरंगजेब के समकालीन सिख गुरु कौन थे? 24वां प्रश्न है। औरंगजेब के समकालीन सिख गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर, व्याख्या देखेंगे। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को श्री अमृतसर साहिब में हुआ था। ये सिखों के 9वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 9वें गुरु। 25वां प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है।
गुप्त काल में भूमि आलेखों या अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में जो भूमि के आलेख मतलब जो कागजात रखता था उसे क्या बोलते थे? करडेक। क्या बोलते थे? करडेक। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल में मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। गुप्त काल में मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या बोलते थे? अग्रहार। और जो भूमि का लेखा जोखा रखता था उसे बोलते थे करडेक। क्या बोलते थे? करडेक। ये हड़प्पा संस्कृति की मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें थीं उनका सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा था? तो वर्गाकार। कैसी मोहरें थीं? वर्गाकार। 27 प्रश्न है, प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के मध्य स्थित है? प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम के मध्य स्थित है। सुप्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था किसने? कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने। किसकी सभा का नाम भुवन विजय था? किसकी सभा का नाम भुवन विजय था? तो भोज की। भोज की सभा का नाम क्या था? भुवन विजय। अगला प्रश्न है, भारत में हुए अपने किस महत्वपूर्ण युद्ध के पूर्व बाबर ने तमगा कर समाप्त करने की घोषणा की थी? तो खानवा युद्ध के पूर्व बाबर ने तमगा कर समाप्त करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर अंकित किया था? तो बगदाद के जो अंतिम खलीफा थे उनका नाम किसने अंकित करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने अंकित करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था जिसने न्यायालयों के कामकाज की भाषा बदलकर फारसी से अंग्रेजी कर दी? तो विलियम बेंटिक ने न्यायालयों के कामकाज की भाषा बदलकर फारसी से अंग्रेजी की थी। तो किसने बदली थी भाषा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी। आदि बराह द्रम किस सिक्का था? प्रतिहार राजा भोज का। किसका था? प्रतिहार राजा भोज का। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान दबीर ए मुमालिक कहलाता था। क्या कहलाता था? दबीर ए मुमालिक। औरंगजेब के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शेख मासूम थे। कौन थे गुरु? शेख मासूम। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 1,40,000। कितनी थी? 1,40,000। दिल्ली सल्तनत काल में लाख बख्श की पदवी किसे मिली थी? लाख बख्श की पदवी किसे मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के संबंध में अब मैं बताऊंगा आपको कौन से कथन सही हैं। ठीक है, भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं में घोड़े सबसे अधिक महंगे थे। तो भारत में जो वस्तुएं आती थीं उनमें सबसे महंगे क्या थे? घोड़े थे। ठीक है, तो ये कथन सही है। चीन के जहाज़ बंगाल के बंदरगाह जाते थे। चीन के जहाज़ बंगाल के बंदरगाह जाते थे, ये भी ठीक है। भारत में सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं। कौन कौन से कथन हैं सूफीवाद के संबंध में? तो सूफी संतों का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा था। क्या था मूल उद्देश्य? मानवता की सेवा। और नक्शबंदिया संप्रदाय कट्टर इस्लाम में आस्था रखता था। तो नक्शबंदिया संप्रदाय था वो किस में आस्था रखता था? कट्टर इस्लाम में। सालबाई की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो मराठों से लंबी शांति। सालबाई की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ था? तो मराठों से लंबी शांति। ब्रिटिश शासन के समय मंडलायुक्त का पद किसने सृजित किया था? तो ब्रिटिश शासन के समय मंडलायुक्त का पद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सृजित किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही न्यायालय की फारसी भाषा को अंग्रेजी किया था। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रिचर्ड स्ट्रेची। कौन थे? सर रिचर्ड स्ट्रेची। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित
किया जाने वाला गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो 4 भाषाओं में। सबसे पहले किस में निकाला गया था? उर्दू में। उर्दू में, ठीक है, उर्दू। नवंबर 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना व हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को से गदर नामक पत्र निकाला। यह पहले गुरमुखी और उर्दू में निकलता था। 1914 ईस्वी में गुजराती और 1915 ईस्वी में हिंदी में भी निकलने लगा। इसके संपादक रामचंद्र पेशावरी थे। इस पत्र का प्रकाशन युगांतर आश्रम में होता था। वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो जैन महासभा की अध्यक्षता की थी देवाधिराज क्षमा श्रवण ने। किसने? देवाधिराज क्षमा श्रवण ने। जैन महासभा, जैन की 2 महासभा हुई थी। कितनी हुई थी? 2। और बौद्धों की कितनी हुई थी? 4। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध था किससे था? कृषि से था। किससे था? कृषि से। कावेरी पत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था? तो कावेरी पत्तनम चोलों का मुख्य बंदरगाह था। किसका बंदरगाह था? चोलों का। दीवान वजीरात ए कुल नामक नवीन पद का सृजन किसने किया था? अकबर ने। दीवान वजीरात ए कुल नामक पद का सृजन अकबर ने किया था। मुल्तखब उल लवाब का रचयिता कौन था? तो खफी खां थे। कौन थे? खफी खां। और पुस्तक देखते हैं। मुल्तखब उत तवारी किसकी है? अब्दुल कादिर बदायूनी की। और तबकात अकबरी किसकी है? निजामुद्दीन अहमद की। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? मद्रास में। 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए। वो है 1870 ईस्वी में किसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। 1870 में किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। पूछा जाता है। और इस सीरीज में हम वही प्रश्न कर रहे हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, वो ROAR में पूछे गए हों या फिर UPPCS में या लोअर PCS में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहेगा याद, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, और कब? 1870 में। केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन थे? आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कई टुकड़ों में बटा था। साधारण ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, एक केवल ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज पूछेगा तो उत्तर क्या होगा? ब्रह्म समाज अगर पूछता है तो उत्तर क्या होगा? 1828 में किसने? राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। आर्य समाज दयानंद सरस्वती कब की थी? 1875 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो कौन थे? चैतन्य। कौन थे? चैतन्य प्रभु। चैतन्य कृष्ण भक्ति शाखा के संत, इनके बचपन का नाम क्या था? निमाई। तो चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था? निमाई था। किस वर्ष अवध का नवाब वास्तविक रूप से मुगल आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया? तो वो कब स्वतंत्र हुआ था? 1765 ईस्वी में मुगल आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया था। कौन? अवध का नवाब। किसने असहयोग के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में प्रस्तुत किया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। तो 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था तो उससे पहले क्या किया था? प्रस्ताव पारित करवाया था। कहाँ पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन। तो किसने किया था प्रस्ताव प्रस्तुत? मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रण हुआ है? तो यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय का अवतरण, वो है चित्रण है। किनका? कार्तिकेय का। तो 55 का क्या है? कार्तिकेय। कौन से सिक्के हैं? यौधेय सिक्के हैं, ठीक है। निर्वाचन समूहों की पृथक व्यवस्था को किस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया गया? तो 1909 के एक्ट के तहत निर्वाचन समूहों की पृथक व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। निर्वाचन समूहों की पृथक व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था किस एक्ट के अनुसार? तो 1909 के एक्ट के अनुसार। पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसे बोलते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909, भारत शासन अधिनियम 1909। अगला प्रश्न क्या है?
देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस्लाम का सुधार। क्या है? इस्लाम का सुधार करना। और देवबंद आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब चला? 1866 में। कब चला है? 1866 में। पूछा गया ये भी। चंद्रगुप्त को बोला जाता था सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। क्या वो? सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। तो सेंड्रोकोट्स जो है वो किसने सर्वप्रथम स्थापित किया था इसके लिए? तो विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है। सेंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किसने सर्वप्रथम स्थापित किया? तो विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष भारतीय साम्राज्य मुगल साम्राज्य से अफगानिस्तान अलग किया गया? तो कब किया गया था अफगानिस्तान अलग भारतीय साम्राज्य से? 1713 में। अफगानिस्तान को कब अलग किया गया? 1713 में। वह इमारत जहां हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित है, तो वो कहाँ है? दीनपना दिल्ली में। दीनपना दिल्ली में। इसी की सीढ़ियों से ये लुढ़क कर मर गया था। कौन? हुमायूं। तो 60 का क्या है? दीनपना दिल्ली। बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा हुमायूं के स्थान पर किसका पक्षधर था? हुमायूं के स्थान पर किसका पक्षधर था मीर खलीफा? तो मेहंदी ख्वाजा का। किसका? मेहंदी ख्वाजा का। मीर खलीफा चाह रहा था कि कौन बन जाए? कौन उत्तराधिकारी बने? मेहंदी ख्वाजा। कौन चाह रहा था? ये मीर खलीफा। बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? चिनसुरा में। कहाँ पर की थी? चिनसुरा में। भारत में डचों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री किनके द्वारा? डचों द्वारा। अगर भारत में पूछेगा तो कहाँ पर? मछलीपट्टनम, जिसे क्या बोलते हैं? मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। ठीक है। अगर पूछता है बंगाल में कहाँ पर की थी? तो चिनसुरा में। कहाँ पर? चिनसुरा में। बीडी सावरकर द्वारा 1857 के आंदोलन पर लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इनकी पुस्तक है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्या है बीडी सावरकर की? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, इनमें से कौन सा? तो इसमें तो सही उत्तर ही दिया है। भूमि 4 श्रेणियों में विभाजित की गई थी। भूमि मापने के लिए जरीब का प्रयोग किया जाता था। भूमि कितनी श्रेणियों में बटी थी? 4 में। और भूमि मापने के लिए किसका प्रयोग होता था? जरीब का। अकबर ने टोडरमल की सहायता से देयशाला प्रणाली लागू की जो जब्ती के आधार पर निर्धारित थी। जब्जी नहीं है, ये जब्ती है। क्या है? जब्ती। टाइपिंग मिस्टेक है। जब्ती के आधार पर निर्धारित थी। इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं। अकबर ने इस व्यवस्था में भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। पोलज भूमि, परती भूमि, छाछर और बंजर। कितनी है? पोलज, परती, छाछर और बंजर। अहल ए मुराद नामक दरबारियों के एक वर्ग का गठन किसने किया? तो हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। अहल ए मुराद का गठन किसने किया है? हुमायूं ने। असमक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? इसे पैठन भी आ जाता है, पोतन भी कहते हैं। ठीक है। पैठन या पोतन कुछ भी कह सकते हैं। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है ये असमक। क्या है? ये पूछा गया है कि दक्षिण भारत में कौन सा था? तो यही था असमक। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पैठन या पोतन। व्याख्या देखते हैं। असमक महाजनपद आंध्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? गोदावरी के तट पर है। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो उसी के विरोध में क्या शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। क्या शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। प्राकृत ग्रंथ गणबहो में किसके कार्यों का वर्णन है? गणबहो ग्रंथ है, इसमें किसका वर्णन है? तो यशोवर्मन का। यशोवर्मन के कार्यों का। यशोवर्मन के कार्यों का उल्लेख कहाँ पर है? प्राकृत ग्रंथ गणबहो में। भारत के किस भाग में 1957 की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हुआ? 1900 नहीं है, 1857 की क्रांति है। क्या है ये गलत है। 1857 की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ हुआ था? तो अवध में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अवध में। ठीक है। अवध में हुआ था।
लखनऊ और अवध एक ही बात है। रणजीत सिंह ने अपने शासन के परवर्ती काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई? तो जब्ती प्रणाली अपनाई थी। रणजीत सिंह ने कौन सी? जब्ती प्रणाली। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं। अधिसंख्य मतलब हड़प्पा स्थल ज़्यादातर कहाँ है? सिंधु घाटी में। कहाँ पर हैं? सिंधु घाटी में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? विजयनगर साम्राज्य बताया था मैंने, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। और पूछेगा अगर शताब्दी में तो क्या बताओगे आप? 14वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। तो जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी विजयनगर की, वो उसे बोलते थे कोट्टम। क्या बोलते थे? कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य राज्य मंडल कोट्टम नाडु और मेला ग्राम में विभाजित था। कोट्टम सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। क्या थी? कोट्टम जो थी वो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो चनूदड़ों से। चनूदड़ों से क्या मिला है? मनका। ये नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा गया था 2019 में। चनूदड़ों क्या है? क्या मिला यहाँ से? मनका बनाने का प्राण। मनका मिला है, मान लो, ये याद रखो, मनका। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनूदड़ो स्थल की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन गया कि चनूदड़ो की खोज किसने की थी? तो एम.जी. मजूमदार ने की थी। और 1935 में इसका उत्खनन किसने करवाया? मैके ने। तो मजूमदार और मैके किससे संबंधित हैं? चनूदड़ो से। ठीक है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी कहाँ थे? पुणे में थे। पूना। कहाँ पर थे महात्मा गांधी? पुणे में। ठीक है। कब? 1927 में इसकी वो हुई थी, ये कैबिनेट मिशन। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि साइमन कमीशन जो था वो कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन कब आया है? 3 फरवरी। साइमन 3 फरवरी 1928 को भारत। और जो कैबिनेट मिशन है ये कब की घटना है? 1946 की। कब की है? 1946 की। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिंग लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे इसमें। कौन थे? सर पैंथिंग लॉरेंस थे इसमें, जो इसमें एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे भारत। ठीक है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी कहाँ थे? तो पुणे में थे। और कैबिनेट मिशन से ये भी पूछा गया है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं है? तो उन तीनों के नाम दिए रहते हैं, एक उसमें अलग दिया जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे 25 प्रश्न हो गए हैं। ये हिस्ट्री PYQ 25 की सीरीज चल रही है, इसे आप देखते रहिए। आज की क्लास है उत्तर भारत पर बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तब विजयनगर पर कौन शासन कर रहा था? तो वो कर रहे थे कृष्णदेव राय। कौन कर रहे थे? कृष्णदेव राय। क्षेत्र में क्या है? कृष्णदेव राय। ठीक है। अब इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की क्या है? आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, उसमें कृष्णदेव राय का विवरण मिलता है। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? तो भू राजस्व से। किससे? भू राजस्व से। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? भू राजस्व से। और दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व की वसूली के लिए दीवान ए मुस्तखराज का विभाग बनाया था, या विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दासों की देखरेख के लिए अलग विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, FST, जिसने दासों की देखरेख के लिए एक विभाग की स्थापना की थी। दासों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान नामक पृथक विभाग की स्थापना की। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है? तो दासों से संबंधित है। किससे? दासों से। ऐसे ही एक और था दीवान ए अमीर ए कोही। अमीर ए कोही कौन सा है? अमीर ए कोही किसने स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किससे संबंधित है? तो कृषि विभाग है। अमीर ए कोही क्या है? कृषि विभाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य प्रशासन में आय व्यय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो मौर्य शासन में कौन था? समाहर्ता। कौन था? समाहर्ता। समाहर्ता
एक अधिकारी था जो मौर्य प्रशासन में आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। अगला प्रश्न है, ठगी के खिलाफ लड़ने वाला स्लीमैन किस गवर्नर जनरल का समसामयिक था? जो ठगी के खिलाफ लड़ा था कौन था? कर्नल स्लीमैन पूछा जाता है। तो वो विलियम बेंटिंक का समकालीन था, विलियम बेंटिंक का समकालीन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के उत्तरी सीमांत का निर्धारण करता है? तो मांडा। कौन करता है? मांडा। 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 रहे। ठीक है। इसमें उत्तरी सीमा का कौन निर्धारण करता है? तो मांडा करता है। कुषाणों ने धातु के सिक्के जारी किए थे। तो किस किस धातु के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे? तो सोने के, चांदी के और तांबे के। किन किन धातुओं के? सोना, चांदी और तांबा। अभिधम्म ग्रंथ कथावस्तु की रचना की थी? अभिधम्म ग्रंथ कथावस्तु की रचना की थी किसने? मोगलीपुत्र तिस्स ने। किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने। और व्याख्या में देखेंगे, कथावस्तु ग्रंथ अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। कथावस्तु ग्रंथ किसके अंतर्गत आता है? अभिधम्म पिटक के। किसे दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? मतलब कौन सा दिल्ली सुल्तान का ऐसा शासक था जिसने घोड़े दागने की प्रथा आरंभ की थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? तो यशोवर्मन का अन्य नाम क्या था? लक्ष्मण वर्मन। क्या था? लक्ष्मण वर्मन। उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, कहाँ के? मद्र के थे। उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, मद्र के। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित है? तो कदम्बों की राजधानी क्या थी? बनवासी, जो कहाँ पर है? गोवा में है। कदम्बों की राजधानी क्या थी? बनवासी, जो कहाँ पर है? गोवा में। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीरदारी संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो वो थे सतीश चंद्र। कौन थे वो? सतीश चंद्र। शेरशाह के शासनकाल में कुख्यात काजी फजीयत अथवा काजी फजीलत कौन था? बंगाल का गवर्नर था। कौन था? बंगाल का गवर्नर था। किसके समय था? शेरशाह के शासनकाल के समय। ये प्रश्न में मिलान करने के लिए पूछा था। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और किसने बनवाया था? अकबर ने। अलाई दरवाज़ा कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली में। मोती मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। मोती मस्जिद आगरा किसने बनवाई? शाहजहाँ ने। ऐसे याद रखेंगे, जो मोती मस्जिद आगरा वाली है वो शाहजहाँ ने बनवाई थी, क्योंकि शाहजहाँ ने ही ताजमहल बनवाया है। कहाँ पर? आगरा में। ठीक है। और मोती मस्जिद दिल्ली वाली किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित किया गया था? कूका आंदोलन कहाँ चला था? पंजाब में। कूकी त्रिपुरा में और कूका पंजाब में। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? भगत जवाहर मल के में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। कौन थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब। और दूसरे अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। 1887 ईस्वी के मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछता है प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू। किस वर्ष अंग्रेजों ने भारतीय सिक्कों पर इंग्लैंड के राजा की छवि अंकित करना आरंभ किया? किस वर्ष? तो 1835 से। कब से? 1835 से अंग्रेजों ने भारतीय सिक्कों पर इंग्लैंड के राजा की छवि अंकित करना प्रारंभ किया। युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। और कैसा है ये बंदरगाह? बंदरगाह क्या है? हड़प्पा सभ्यता का लोथल। मानक हड़प्पी ईंटों की ऊंचाई, चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या था? तो ऊंचाई 1, चौड़ाई 2 और लंबाई 4। तो 1:2:4 का अनुपात था मानक हड़प्पी ईंटों का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पकाई गई ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर नगर कच्ची ईंटों के बने थे। तो कालीबंगा और रंगपुर कैसी ईंटों के बने थे? कच्ची ईंटों के। सभी प्रकार की
ईंटों की एक विशेषता थी, सभी प्रकार की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनी थी। कैसे अनुपात में बनी थी? निश्चित अनुपात में। अधिकांशतः ईंटें आयताकार थीं, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की दूनी तथा ऊंचाई या मोटाई चौड़ाई की आधी थी। ठीक है, तो ये हड़प्पा का हो गया। हड़प्पा में कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे है, ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला। 26वां प्रश्न है, अधिकारियों को भूमि अनुदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति थी। अधिकारियों को भूमि अनुदान देने के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति कौन सी थी? तो बाणभट्ट की कौन है? हर्षचरित। बाणभट्ट की हर्षचरित है। ठीक है, तो बाणभट्ट की जो हर्षचरित है इसमें मान्यता दी गई है कि अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया जाए। क्या दिया जाए? भूमि अनुदान की मान्यता दी जाए। ठीक है, तो किस में दिया है? ये बाणभट्ट की हर्षचरित में। सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भारत में जो पंचवर्षीय बंदोबस्त था वो किसने लागू किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और स्थायी बंदोबस्त पूछेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त कब किया था? 1793 में। कब? 1793 में किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? तो वास्को डी गामा 2 बार भारत आया था। और पहली बार कब आया था? तो 20 मई 1498 को। कब आया था? 20 मई 1498 को। जो फैक्ट मैं मुंह से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो इसमें नहीं है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्को डी गामा का पूछा गया है कि कब आया था। तो 20 मई 1498 को आया था। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरंदर की संधि की शर्तें। तो हम इसमें पढ़ेंगे पुरंदर की संधि की शर्तें क्या क्या थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में। पहला है शिवाजी ने अपने 23 दुर्गों का समर्पण कर देंगे। शिवाजी अपने 23 दुर्गों का समर्पण कर देंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में भेज दिए जाएंगे। ये पुरंदर की संधि की शर्तें हैं। संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा और शिवाजी को 4 लाख हूड़ वार्षिक आय वाले 23 किले मुगल को सौंपने पड़े। उसके पास 12 किले थे। तो शिवाजी को कितने किले सौंपने पड़े मुगल को? 23 किले। ठीक है, तो ये 4 शर्तें थी किसकी? पुरंदर की संधि की, जो कब हुई थी? 1665 में। मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। और कब कराया था? 1575 में। कब कराया था? 1575 में। अगला प्रश्न है, 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन थी? संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सरकारी इतिहास लिखा था किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने। सरकारी इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर हुई थी? लंदन में। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में किसका शासन था? तो अकबर का। किसका था? अकबर का। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में भारत में ऊनी वस्तुओं के उद्योग का प्रमुख केंद्र था। तो प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? कश्मीर में था। ऊनी वस्तुओं के उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? कश्मीर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी क्षणित भूत की तरह धूल उड़ाते हैं और स्तर नहीं उठाते। ये कथन किससे संबंधित है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसके लिए? गांधी जी के लिए। किसके लिए कहा था? भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी के लिए। अगला प्रश्न है, पेशवाओं के अधीन मराठा सरकार का स्वरूप किस प्रकार का था? तो पेशवाओं के अधीन मराठा सरकार का स्वरूप कैसा था? ढीला राजसंघ था। कैसा? ढीला राजसंघ। 1750 में हुई संगौली की संधि के बाद छत्रपति के सारे अधिकार पेशवा लोगों को दे दिया गया। इस समय का शासन तंत्र ढीला राजतंत्र हो गया। कैसा? ढीला राजतंत्र। सप्तभंगी न्याय किसका विशेष लक्षण था? तो जैन धर्म का। सप्तभंगी न्याय पूछा जाता है किससे संबंधित है? जैन धर्म से। बाबर का संस्मरण फारसी में किसके शासनकाल में अनुदित हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में। किसके में? अकबर के।
बाबर का संस्मरण फारसी में अकबर के शासनकाल में अनुदित हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। तो तुजुक-ए बाबरी किसकी है? बाबर की आत्मकथा है। और किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। नल दमयंती की कहानी को फारसी में अनुवाद फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो नल दमयंती की कहानी को फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। किसने किया था? फैजी ने। फैजी अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक था। फैजी ने गणित की पुस्तक कौन सी थी? लीलावती तथा योग वशिष्ठ नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। बदायूंनी ने सिंहासन बत्तीसी नामक पुस्तक का अनुवाद किया है। तो सिंहासन बत्तीसी नामक पुस्तक का अनुवाद किसने किया है? बदायूंनी ने। एक और है, मुंतखब उत तवारीख में अकबर की नीतियों की आलोचना की है। मुंतखब उत तवारीख में किसने? बदायूंनी ने अकबर की नीतियों की आलोचना की है। अबुल फजल ने कलिया दमन का आयगर दानिश नाम से फारसी में अनुवाद किया है। तो कलिया दमन का किसने अनुवाद किया है? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। लीलावती का किसने किया है? फैजी ने। लीलावती का अनुवाद किसने किया है? फैजी ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से घिरे एक देवता का अंकन है। ये चारों पशु कौन है? तो चीता है, गैंडा है, वृषभ, भैंसा है और हाथी है। चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी। चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी। भैंसा को वृषभ भी बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर मिली है, उस पर कितने 4 पशुओं का अंकन है? उसमें कौन कौन आते हैं? चीता, गैंडा, वृषभ और हाथी। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का गठन कब तथा किसने किया था? तो अनुशीलन समिति का गठन 1902 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। किसने? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, अनुशीलन समिति। ठीक है। अभिनव भारत 1904 बीडी सावरकर ने स्थापना की थी। मौर्य के अधीन राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय प्रशासन का अधिकारी था। मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने के लिए केंद्रीय प्रशासन अधिकारी कौन था? तो समाहर्ता। समाहर्ता क्या करता था? मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करता था। कौन? समाहर्ता। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। और कब आया था? 1917 में आया था। कब? 1917 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो M.E. सैडलर। M.E. सैडलर। एक मैंने बताया था वुड डिस्पैच। क्या था? वुड डिस्पैच। ये कब आया था? 1854 में। एक हंटर कमीशन था। कौन सा? हंटर कमीशन। ये भी शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में। कब आया था? 1882 में। एक है रेले कमीशन। रेले कमीशन कब आया था? 1902 में। तो ये शिक्षा से संबंधित कुछ आयोग हैं जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी कराए थे, और आधुनिक भारत का इतिहास जो पढ़ा रहा हूँ, सीरीज चल रही है, उसमें भी पढ़ाया है। ठीक है। तो ये शिक्षा से संबंधित जो आयोग हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके वर्ष और कौन इनके टाइम पे वो था गवर्नर जनरल, ये भी याद रखना है। ठीक है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। कब आया था? 1917 में। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट्स के लिए लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग के दो सदस्य कैसे थे? भारतीय थे, जिनका नाम है डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। कौन कौन थे? सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग की कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। तो सैडलर आयोग में M.E. सैडलर अध्यक्ष थे और 2 सदस्य कौन थे भारत के? वो थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। और सैडलर आयोग कब आया था? तो 1917 में। और किससे संबंधित है सैडलर आयोग? तो ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। अगले प्रश्न में कुछ संधियां दी हैं, उनकी तिथि है, तो उन्हें मिलान करना था, लेकिन मैं उत्तर बता रहा हूँ सूची 1 और सूची 2 से। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। संगौली की संधि कब हुई है? 1816 में। मंगलौर की संधि कब हुई है? 1784 में। और राजघाट की संधि कब हुई है? 1806 में। देखो, मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम की संधियां जो हैं वो आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं। किससे? आंग्ल मैसूर युद्ध से। मद्रास की संधि कब हुई थी? तो वो हुई थी 1700
67 में। कब हुई थी? 1769 में, क्योंकि 67 से 69 युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769। जब युद्ध समाप्त हुआ 69 में, तब हुई थी मद्रास की संधि। ठीक है, फिर आता है मंगलौर की संधि। तो जो ये मंगलौर की संधि है ना, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 80 से 84 हुआ था। 84 में इस संधि से इसका अंत हुआ। 84 से इस संधि का अंत हुआ। फिर तीसरी है मद्रास मंगलौर श्रीरंगपट्टनम की। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792। जब 92 में समाप्त हुआ तो कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कब? कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित हैं। मतलब इसमें बताना है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो केंद्र मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था? झांसी में कौन कर रहा था? लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में तात्या टोपे और कानपुर में नाना साहेब। ग्वालियर में कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। और कानपुर में नाना साहेब। लखनऊ में बेगम हजरत महल। इलाहाबाद और वाराणसी में लियाकत अली। और आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। असम में कौन कर रहे थे? मनीराम दत्त। बरेली में खान बहादुर खान। तो ये याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई तो नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? जैसे दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। बहादुर शाह जफर और बख्त खान। ठीक है। अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो अंग्रेजों ने मराठों के साथ कब किया था? 7 मार्च 1875 होना चाहिए इसका। अंग्रेजों ने मराठों के साथ कब किया था? 7 मार्च 1875 में। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1975 नहीं है, ये कितना है? 1775 है। ठीक है, सॉरी इसके लिए, ये 1775 है। ठीक है। अंग्रेज और मराठों के बीच में सूरत की संधि कब हुई थी? तो 7 मार्च 1775 को। और सूरत की संधि अंग्रेज और राघोबा के बीच में हुई थी। किसके? अंग्रेजों और राघोबा के बीच में। 48 प्रश्न हो, मतलब 48 क्या, इसमें हो गए आपके 2 प्रश्न कम है, 23 प्रश्न हो चुके हैं। चोलों के अधीन चतुर्वेद मंगलम का क्या अभिप्राय है? तो चतुर्वेद मंगलम एक अग्रहार था। क्या था? एक अग्रहार था। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, और हमारे हो जाएंगे फिर 25 प्रश्न। मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया था? तो कनिष्क ने। रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया था? कनिष्क ने। ठीक है। तो ये आज पूरे 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्ट्री PYQ चल रहा है अपना। ठीक है। तो ये सीरीज ऐसी निरंतर चलती रहेगी जब तक मेरे पास कंटेंट है। ठीक है। तो इस सीरीज़ के साथ आप बने रहिए, ये प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। अध्यापक मंत्रा के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 2 क्लास हमारी हो चुकी थी। तीसरा प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम 25 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेता था, मतलब कौन नेता थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन नेता थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था। ये यूपी पुलिस में एक बार पूछा गया है। किसमें पूछा गया? यूपी पुलिस में। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन किया था। लक्ष्मी की आकृति जो सिक्कों पर बनी हुई थी, इनका प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख किस रूप में हुआ है? तो महावीर स्वामी जी का उल्लेख किस रूप में हुआ है? निगंठनाथ पुत्र। क्या है? निगंठनाथ पुत्र। इसकी व्याख्या देखेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर को मान्यता प्राप्त है। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें। इनका जन्म कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। अगर पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें क्या बोलते हैं? आदिनाथ। क्या बोलते हैं? आदिनाथ। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था?
भारतीय दर्शन को, मतलब जैन धर्म का क्या योगदान है भारतीय दर्शन में? तो स्यादवाद का सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का है, जिसका किसमें महत्वपूर्ण योगदान है? भारतीय दर्शन में। प्रश्न ये भी पूछा गया है पीसीएस और आरओ में कि स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताओगे जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। दीवान ए अमीर को ही किससे संबंधित था? दीवान ए अमीर को एक विभाग होता था जो कृषि से संबंधित था, और इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, राजत्व के सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांतों के संकलन बसैया से आप किस दिल्ली सुल्तान को संबद्ध पाते हैं? राजत्व का सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत के संकलन है बसैया, इससे कौन है संबंधित? तो बलबन है। कौन है? बलबन। ये भी पूछा गया कि राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तब आपका उत्तर क्या होगा? बलबन ने। किसने दिया था? बलबन ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी? तो विजयनगर साम्राज्य में बढ़ई जो थे वो सर्वोच्च स्थिति में थे। किसमें थे? बढ़ई। किस वंश की सीमाएं सपदलाक्ष नाम से जानी जाती हैं? किस वंश की सीमाएं सपदलाक्ष नाम से जानी जाती हैं? तो चाहमान वंश की सीमाएं सपदलाक्ष नाम से जानी जाती। कौन सा वंश है? चाहमान। हुमायूं के मकबरे का कौन सा अंग ईरानी प्रभाव का द्योतक है? तो हुमायूं के मकबरे का कौन सा अंग ईरानी प्रभाव का द्योतक है? आधार योजना। कौन सा योजना है? आधार। हुमायूं के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी गई है हुमायूं के मकबरे को। भू बंदोबस्त की देसाला प्रणाली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो भू बंदोबस्त की देसाला प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? अकबर के काल में। कब हुई थी? अकबर के काल में। अगला है, फुतुवात ए फिरोजशाही का लेखक कौन है? फुतुवात ए फिरोजशाही का लेखक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। किस पर लगाया था? ब्राह्मणों पर। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय सूफी संत मुजद्दिद कहलाता था? तो कौन है? शेख अहमद सरहिंदी। मुजद्दिद कौन कहलाता है? शेख अहमद सरहिंदी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक भरत लोग संबंधित थे। ऋग्वैदिक तो किससे संबंधित थे? सरस्वती घाटी से। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत जाने वाले बौद्ध भिक्षु था। 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत कौन सा बौद्ध भिक्षु गया था? तो दीपंकर श्रीज्ञान गए थे। कौन गए थे? दीपंकर श्रीज्ञान। कहाँ गए थे? तिब्बत गए थे। और कौन थे ये? बौद्ध भिक्षु थे। व्याख्या देखेंगे, दीपंकर श्रीज्ञान पाल शासक धर्मपाल द्वारा बनाए गए विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित था। अब यहाँ पे एक प्रश्न बहुत पूछा गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप बताओगे धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कई बार पूछा गया है, इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। चोल सोने का सिक्का जाना जाता था। चोल सोने का जो सिक्का था वो कासू नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कासू। सहना ए मंडी किसने स्थापित की थी? तो सहना ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित था। सहना ए मंडी किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवान ए अमीर को ही किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अमीर को ही किससे संबंधित है? तो कृषि विभाग था। क्या था ये? कृषि विभाग। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो रतन नाम का एक हिंदू था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न में क्या है ना, मिलान करना था। क्या करना है? मिलान। तो दीवान ए आरिज विभाग किसने स्थापित किया? बलबन ने। किसने किया? बलबन ने। दीवान ए मुस्तखराज किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोही किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान ए खैरात किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। हिंदी में कविता और पहेलियाँ लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि कौन था? तो वो कौन थे? अमीर खुसरो थे, जो हिंदी में कविता और पहेलियाँ लिखते थे। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में वाहलीकों का उल्लेख मिलता है? वाहलीकों का उल्लेख किस में मिलता है? तो मेहरौली स्तंभ लेख में। मेहरौली स्तंभ लेख में वाहलीकों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, राजराजेश्वर मंदिर स्थापित है। राजराजेश्वर मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को। ठीक है। अब चोल शासक था राजराज प्रथम, जो शैव मतानुयायी था। इसने शिव भगवान के सम्मान में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम क्या है? राजराजेश्वर मंदिर है।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज का मध्यकालीन समाज में रूपांतरण मुख्यतः हुआ था। प्राचीन भारतीय समाज का मध्यकालीन समाज में रूपांतरण कैसे हुआ? तो भूमि अनुदानों की व्यवस्था के कारण हुआ था। भूमि अनुदानों की व्यवस्था के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, सफ़ीनत उल औलैया का लेखक कौन था? सफ़ीनत उल औलैया का लेखक कौन है? दारा शिकोह। कौन है? दारा शिकोह। किस सूफी संत ने इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? क्या है? इल्मे इलाही मोहम्मदी। ख्वाजा मीर दर्द ने। किसने? ख्वाजा मीर दर्द ने। ठीक है, तो ये आपके 25 प्रश्न हो चुके हैं और हम हिस्ट्री के 25, 50 जैसी भी व्यवस्था बनेगी उस हिसाब से प्रश्न कराऊंगा मैं। और वो प्रश्न आपके यूपी PCS, यूपी SSSC जहाँ पर भी GS आती है जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस श्रृंखला के साथ बने रहिए और अध्यापक मंत्रा के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।